नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अब 4 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जा सकेगा। जी हां, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने छोटे बच्चों को कफ सिरप देने पर बैन लगा दिया है 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। आखिर डीसीजीआई ने यह फैसला क्यों लिया? छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप क्यों घातक है? इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और बच्चों को कैसे ये नुकसान पहुंचाता है? इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। साथ ही साथ बच्चों के अलावा बड़ों पर भी बात करेंगे, क्योंकि कफ सिरप को लेकर बीते दिनों कुछ खबरें ऐसी आई हैं जो चिंता बढ़ाती हैं। पहले ये रिपोर्ट, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। सर्दी का मौसम आते ही आमतौर पर कफ सिरप की बिक्री बढ़ जाती है। कई बार लोग इसे ओवर द काउंटर खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कफ सिरप छोटे बच्चों की सेहत को बीमार कर सकते हैं? यही वजह है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। माना जा रहा है कि हाल के साल में दुनिया भर में भारत में बने कफ सिरप से 125 से अधिक बच्चों की मौत के बाद डीसीजीआई ने यह फैसला किया है। धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे कफ सिरप पर सख्ती बरतते हुए डीसीजीआई ने साफ किया है कि कंपनियों को कफ सिरप की पैकेजिंग पर साफ साफ लिखना होगा क्लोरफेनेरामाइन मैलेट और फेनाइलफ्राइन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इन दोनों कंपोजिशन का कितनी मात्रा का इस्तेमाल हुआ है ये भी लेबल पर लिखना होगा। वहीं कफ सिरप की पैकेजिंग पर चेतावनी लिखी होनी चाहिए कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नुकसान पहुंचा सकती है। डीसीजीआई ने साफ कहा है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने कफ सिरप का बच्चों पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। समझना होगा कि क्लोरफेनेरामाइन मैलेट और फेनाइलफ्राइन का कॉम्बिनेशन कैसे बच्चों की सेहत को बीमार करता है। छोटे बच्चों में इसकी खुराक थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो उनके ब्रेन पर सीधा असर करता है। उन्हें चक्कर आने की शिकायत रहती है। खासकर इसकी तय मात्रा से अधिक इस्तेमाल से सुस्ती, सिर चकराना, पेट खराब होना, कब्ज, धुंधला दिखाई देने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बेचैनी, हार्ट बीट का बढ़ना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, नाक, चेहरा और गले में खुजली होने जैसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बच्चों में ही नहीं, कई बार बड़ों में भी इसके ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बढ़ने का खतरा रहता है। कुछ फार्मा कंपनियां कई बार पैसा बचाने के लिए कफ सिरप में ग्लिसरीन या डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करती हैं, जबकि डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल के कफ सिरप में इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है। ये सेहत के लिए घातक होते हैं। ये नर्वस सिस्टम, हार्ट और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिछले साल गाम्बिया में कथित तौर पर भारतीय कंपनी के कफ सिरप के पीने से 66 बच्चों की मौत की बात कही गई थी। कहा गया था कि इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल हुआ था। फार्मा कंपनियों की बात करें तो उन्हें न केवल कफ सिरप की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा, बल्कि लोगों को भी बगैर डॉक्टर की सलाह के इन दवाओं की ओवर द काउंटर खरीदने से बचना होगा। फिलहाल तो 4 साल से छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप बैन करने के डीसीजीआई के फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जानी मानी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। मैम गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं मेदांता हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम मोहन आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर नीलम, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। मैम, ये सबसे बड़ा कारण क्या रहा ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये कोल्ड एंड फ्लू सिरप्स जो हैं, ये सारे के सारे बैन्स हो गए हैं क्या मैम? जी एक्चुअली ये तो बहुत खुशी बात है, क्योंकि काफी टाइम से इसके बारे में चर्चा चल रही थी, फ्यू इयर्स से। इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे तो WHO ने तो काफी पहले ही ये कह दिया था कि लेस देन 4 इयर्स मत इस्तेमाल करें, और यूएसए में भी लेस देन इनफैक्ट 4 का 6 बोलते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दे रिकमेंड 6 इयर्स तक नहीं करें। क्योंकि बिफोर आई प्रोसीड आपको एक सिंपल चीज मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये है क्या। बेसिकली जो क्लोरफेनिरामिन है उसका इफेक्ट एलर्जीज में दिखाया गया था, कॉमन कोल्ड में उसका इफेक्ट तो था ही नहीं, जो रिसेप्टर्स पे वो एक्ट करते हैं। दूसरा है फेनिरामिन। फेनिरामिन डिकंजेस्टेंट है, लेकिन वो डिकंजेस्टेंट एक अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका इफेक्ट बीटा एड्रेनर्जिक होने के कारण उसका हार्ट पे भी इफेक्ट होता है। तो बच्चों में ही नहीं,
लेकिन बड़ों में भी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं दे सकते हैं। तो आम तौर पर ये जो इंडिया में ओटीसी होता है, आपको पता ही नहीं आप ये कॉम्बिनेशन ले रहे हो, और इन दोनों की साइड इफेक्ट नींद, सिडेशन, इरिटेबिलिटी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये हो जाता है। जब आपकी सांस ही कम हो गई तो आप लेंगे कैसे? एक और वो बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी, बच्चा चिड़चिड़ा होता है, माँ बाप ये सोचते हैं शायद वो कफ से चिड़चिड़ाए, चाहे वो उसके, और वो एक्स्ट्रा डोज दे देते हैं, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। और हमने देखा है कि ऑलमोस्ट मोर देन 140 चिल्ड्रन की वर्ल्ड वाइड डेथ हो चुकी है। तो दिस इज नॉट अ जोक कि किसी की डेथ हो जाए जिससे। और वो कॉफ रिफ्लेक्स एक तरीके से प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है छोटे बच्चे में, क्योंकि वो आपकी चीज बाहर निकालने के लिए, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। आप बाहर निकाल रहे हैं, सोचिए एक छोटे बच्चे में डायरिया हो रहा है, तो क्या आप ऐसी दवाई देंगे कि उसके ढक्कन के जैसे बंद कर दे और वो डायरिया ना निकले? वो तो नुकसानदायक होगा, क्योंकि वो पेट फूल जाएगा। सीनी तरीके से आपको जब कॉफ हो रही है और वो बाहर निकल रहा है, तो बच्चा या थूकता है, निगल लेता है, तो आप देखते हैं पॉटी के जरिए बलगम आती, उसको भी आप सप्रेस कर दें। इसीलिए सारे चीजें, डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन जो होता है सिरप में, दैट इज नॉट टू बी यूज्ड, क्लोरफेनिरामिन नॉट टू बी यूज्ड, फेनाइलेफ्रिन नॉट टू बी यूज्ड। एब्सोल्युटली मैम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि एग्जैक्टली ये बैन क्यों लगाना पड़ा। हालांकि मेरा सवाल अभी भी ये है कि ये बैन लगाने में इतना टाइम हमने क्यों लगा दिया? हमने जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में बच्चों की डेथ से जुड़ी हुई खबरें हमने देखी हैं, और बाहर के एक्चुअली हेल्थ मिनिस्ट्री तो पहले ही दे दी थी, लेकिन देयर वाज, ये जो ग्रुप था ड्रग्स का, उन्होंने एक केस किया था दिल्ली हाई कोर्ट पे, फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट से जाके सुप्रीम कोर्ट पे गया, देयरफॉर कमिटीज वे फॉर्म्ड एंड देयरफॉर इतने साल लग गए। एब्सोल्युटली, बट ये थोड़ा सा इसलिए चिंता का विषय, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया में भी इससे पहले कफ सिरप से रिलेटेड डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं 2018-19 में, 20-21 में भी, तो और उसके बाद भी लगातार हुई हैं। तो इतना लंबा समय, चाहे वो प्रक्रियात्मक समय लगा हो, लेकिन उसके बावजूद ये समय लगना थोड़ा सा सवाली निशान ज़रूर लगाता है। लेकिन अच्छी बात, जैसे मैम बता रही हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अब ये फैसला। मैं फटाफट से डॉक्टर गर्ग के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर गर्ग, आपका इनिशियल रिएक्शन मैम इस पर, और मैं एक और हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर जागृति संघवी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पर। लेकिन पहले मैं डॉक्टर गर्ग के पास आना चाहूँगा। डॉक्टर गर्ग, आपका इनिशियल रिमार्क मैम इस फैसले के बाद। थैंक यू मिस्टर डोवाल। आई थिंक पहले भी हम इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं 2-3 पैनल्स में, जब हमने 66 डेथ्स की बात करी थी। तो मैं कहूंगी बेसिकली आई थिंक कफ सिरप पर से इज अ मिसनोमर, क्योंकि उससे कोई कफ का कोई इलाज नहीं होता, खाली इट इज एक्टिंग एज ए सप्रेसेंट, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और जब हम बात करते हैं फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस की, इन अलोन अगर आप देखें, whether we talk of chlorpheniramine maleate or we talk of phenylphyrine, basically per se in isolation both drugs work well. One acts as a phenylphyrine जो है वो decongestant का काम करता है, और अगर हम बात करें chlorpheniramine maleate की, वो एलर्जीज वगैरह में उसका इस्तेमाल करते हैं करके। सो प्राइमरीली जो है, जब ये फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन होता है और जब ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो स्टेबलाइजिंग एजेंट भी ऐड करते हैं, जैसे कि हम ग्लाइकॉल की बात कर रहे थे, एथिलीन ग्लाइकॉल की बात कर रहे थे। सो प्राइमरली देयर इज लॉट टू डू विद द क्वालिटी ऑल्सो। यहाँ पे हम बात करें 4 साल से छोटे बच्चों की, मैं तो ये कहूंगी कि बेसिकली हमने जब पहले भी चर्चा की है कि इवन बड़ों में भी ये एडिक्शन कॉज करता है, एंड पर्टिकुलरली जब हम बात करें 4 साल से छोटे बच्चों की, अगर वो उनको अगर दवाई देने से, उनको ये कफ सिरप सो कॉल्ड पिलाने से, अगर उनका हम कहते हो सेडेटेड रहते हैं, कई बार वो बच्चे एस्पिरेट भी कर जाते हैं, इट इज सो वेरी डेंजरस। सो फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव इसका हमें इलाज थोड़ा दूसरे तरीके से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ओवर द काउंटर अभी हमने बैन नहीं किया है। तो मैं कहूंगी कि इसको ओवर द काउंटर भी बैन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फैमिली मेंबर्स इसको लेके आएंगे और वो छोटे बच्चों को जरूर पिलाएंगे। सो ये समस्या जितनी हमें दिख रही है उससे कहीं ज्यादा है। और जब ये मैटर डीसीजीआई के दायरे में आया और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस पर चर्चा की, तो इनिशियली उन्होंने फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन को 4 साल से कम से पहले के लिए बैन किया, परंतु मैं कहूंगी कि इसका और भी चर्चा होनी चाहिए और हमें इसको ओवर द काउंटर अवेलेबल होने से बिल्कुल बचाना चाहिए, कि नहीं अवेलेबल होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि बेसिकली बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के
it should not be available. Thank you. एब्सोल्युटली मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि आप एक तरफ बहुत इंपॉर्टेंट कवायद कर रहे हैं कि आप बैन कर रहे हैं 4 साल से, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा? आपने एक सर्कुलर निकाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंप्लीमेंट तब तक नहीं होगा जब तक ओवर द काउंटर वो मिलता रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर जागृति, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैम, आपका भी इनिशियल रिमार्क, आपको ये फैसला कैसे लगता है? और जैसा मैम बता रही हैं कि इसको ओवर द काउंटर भी नहीं मिलना चाहिए, इस पर आपका नज़रिया क्या है मैम? मुझे लगता है उनसे संपर्क हमारा कट गया है, कोशिश करेंगे उन तक पहुँचने की। डॉक्टर नीलम, आपके पास मैं आना चाहूँगा। ये जो कहा है सरकार ने कि कंपनीज जो है, फार्मा कंपनीज, ये उसके ऊपर लेबलिंग भी करें और लेबलिंग में साफ साफ बताएं कि वार्निंग क्या है। इससे काम चल जाएगा मैम? सिर्फ आपने वार्निंग दे दी, या जैसा मैम बता रही है कि आप कंप्लीट बैन कीजिए तब काम चलेगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम बात करते हैं लेबलिंग की, एवरीबडी माना है कि आई मीन द एजुकेशन स्टेटस ऑफ इंडिया इज नॉट कि हमारा पास अभी 100% एजुकेशन हो। यूएसए में जब हम देखते हैं तो एवरीथिंग लेबल में, मेरा बेटा जब अमेरिका से आया, वो कोल्ड की मेडिसिन ले रहा था, उसमें ये भी लिखा था कि उसकी मेडिसिन की क्या डोज है और किस लिए। इट इज फॉर एसिटामिनोफेन फॉर फीवर, फिनाइलएफ्रिन फॉर congestant flu. Everything was written. That we don't write in India, number one. Number two, I think since उसका नुकसान इतना है, OTC इंडिया में is very huge. मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप को, इवन वो फार्मासिस्ट भी नहीं होते हैं, और जो वहां पे बेचने वाला होता है उसको ज्ञान भी नहीं होता है कि वो फार्मासिस्ट भी नहीं है, और वो बेच देता है और वो दवाई दे देता है, अंदाजे से बोलता है इसको 1 चम्मच ले लो, आधी चम्मच ले लो। सो जो हम लोग अभी तक सोचते हैं कि डेथ्स हो रही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, भगवान जाने वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से हो रही है या दवाइयों की ओवर यूज से, ब्रीदिंग डिप्रेशन से भी हो रही है, बिकॉज इसका तो डेटा ही नहीं है कि आप डिप्रेशन कितना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इसका डेटा इकट्ठा किया जाए और ये देखा जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं आऊंगा मैम आपके पास, मैं फटाफट से डॉक्टर जागृति के पास जा रहा हूँ उनके इनिशियल रिमार्क के लिए। ओवर टू यू मैम। सो दीपक जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इन दिस वेरी, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो अहम बात है वो आपने ये टॉपिक पे चर्चा शुरू की है। पर मैं और एक पहलू लाना चाहती हूँ। एक पहलू जो है वो, जैसे DGCI हैज़ बैंड दिस ड्रग, पर बैन होने से ये चीज़ हम उसका सोल्यूशन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स के पहलू से देखें तो हम भारत में जहाँ रह रहे हैं, इट इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड, ओवर पॉल्यूटेड कंट्री, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ मिलते हैं और हर सीज़न में हमें कोल्ड कॉफ वगैरह के स्पाइक्स मिलते हैं। अगर आप पेरेंट्स या माता पिता के पहलू से देखेंगे तो वो अपने बच्चे को नोज़ ब्लॉक, कोल्ड कॉफ, उस टाइप के कंडीशन में देख ही नहीं पाते हैं। और जब हम हमारे पास आते हैं एज अ पीडियाट्रिशियन, अगर हमारे पास कोई ड्रग नहीं रहता है टू गिव द पेरेंट, तो क्या होता है कि हम भी एक फिक्स में रहते हैं। तो अगर हम एब्रॉड की बात करें और उसके साथ अगर कंपेयर करें, जब हम WHO वगैरह की बात करते हैं तो उनके पास सिंगल ड्रग्स जैसे कि क्लोरफेनेरमीन, सेट्रिजिन, वो सब सिंगल ड्रग्स के तौर पे अवेलेबल है। हमारे पास क्लोरफेनेरमीन इन चिल्ड्रन एज अ सिरप या ड्रॉप्स के तौर पे अवेलेबल नहीं है, या फिनाइलएफ्रिन अवेलेबल नहीं है। तो जब हम फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन को बैन कर रहे हैं तो उसके सामने हमारे पास और भी कुछ ऑफर करने के लिए रहना चाहिए। एट द सेम टाइम पेरेंट्स को ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि ये सारे संसर्गजन्य रोग है, तो जितना हो सके उतना बच्चों को उन लोगों के संसर्ग से दूर रखा जाए। या जैसे हमारे यहाँ पे भारत में हर सीज़न में फ्लू या दूसरी तरफ के वायरसेस वगैरह पनपते हैं, तो उन सीजन्स में जो घरेलू उपचार है या फिर जैसे बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके इस टाइप की जो संसर्गजन्य बीमारियां हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करना है। साथ में एज अ पीडियाट्रिशियन हम ट्राई करते हैं कि शुरू में हम बच्चों को बहुत माइल्ड दवाइयाँ दें, क्योंकि जैसे डॉक्टर नीलम और डॉक्टर गर्ग ने बताया कि ये फिक्स्ड ड्रग्स कॉम्बिनेशन की बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। और हैरानी की बात यह है कि जब ये 4-5 दिन से ये न्यूज़ में आ रहा है, उसके बावजूद भी आज भी कंपनियां आके हमें बता रही है कि हमारे 3 मिलियन डोजेस की आज सालगिरह है और आप उसे सेलिब्रेट करें। तो देखा जाए तो ये जो बैन है वो कंपनी लेवल पे भी आना चाहिए और ओवर द
काउंटर OTC ड्रग्स हमारे यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स जाके ये काउंटर से फार्मासिस्ट या केमिस्ट से लेते हैं और फिर ज़्यादा डोज में ये देते हैं। जैसे अगर हमने 0.5 ml लिखा हो और पेरेंट्स जाके अगर 5 ml दे दे तो आप सोच सकते हैं कि उसका टॉक्सिक इफेक्ट बच्चे पे कितना हो सकता है। इसलिए मेरी इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से ये नम्र निवेदन है सब पेरेंट्स को कि ओवर द काउंटर ड्रग्स बिल्कुल मत लीजिएगा, आपके डॉक्टर पीडियाट्रिशियन के पास जाके ही, क्योंकि ये जो भी गाइडलाइंस है WHO वगैरह कि जिसमें आज से मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये कि सरकार का इंटेंशन तो सही है, लेकिन ये जो कदम है ये पूरी तरह से, मुझे लगता नहीं है कि ये पूरी तरह से उठाया गया कदम है। जैसा आप कह रही हैं, आप 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोल्ड एंड फ्लू सिरप्स को बैन कर रहे हैं। अब बैन का मतलब क्या? बैन का मतलब यह होना चाहिए कि वो अवेलेबल ही नहीं है, गायब होना चाहिए। वो अगर अवेलेबल होगा, अब आपने कंपनियों को कह दिया कि आप लेबल लगा दीजिए साहब, अब उन्होंने लेबल लगा दिया, वो तो खाना पूर्ति कर देंगे, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी का क्या होगा? वो फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास, बोल देंगे कि साहब हमारी इतनी मिलियन डोजेस का सेलिब्रेशन है, आइए सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर द काउंटर मिल रहा है, और ओवर द काउंटर छोटे बच्चों के लिए हल्की सी भी खांसी जुकाम हो जाता है ना, तो माँ बाप वेट नहीं करते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को ठीक करने के लिए फटाफट भागते हैं और ओवर द काउंटर कोई भी दवा उठाकर ले आते हैं, ये सोचकर कि ये तो सारी दुनिया देती है, मैं भी दे दूंगी तो क्या हो जाएगा। तो ये देखिए, ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी सरकार को भी। DCGI को बहुत बहुत बधाई, ये कदम उठाया, लेकिन कंप्लीट बैन की ओर भी आपको आगे जाना पड़ेगा, जो अभी तक के पैनल डिस्कशन से मुझे समझ में आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे, कहीं में जाइए, लौट रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर नीलम मोहन, और कुछ आप सजेशन देना चाहें मैम गवर्नमेंट को, क्योंकि शुरुआत तो हो गई है, तो हम उम्मीद करते हैं अगर सही बात सरकार तक पहुंचे तो आगे भी हम कुछ पॉजिटिव स्टेप देखें। आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी मैम? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोग जो ऑलवेज एक्सपर्ट कमिटीज होती है वो डॉक्टर्स की ही होती है, जो क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ एवरीथिंग की मिक्स होती है। तो पहली बात तो मुबारक देना चाहूंगी मैं गवर्नमेंट को, बिकॉज ये मुद्दा पहले हेल्थ मिनिस्ट्री से उठा था, लेकिन केस बना, केस होल्ड हुआ गया, और उसके बाद फिर जजमेंट देके फाइनली ये डिसीजन हुआ है, विच आई वुड लाइक टू वेलकम। सेकेंड स्टेप मैं ये बोलना चाहूंगी, हम कोई भी चीज सिंगल में भी ये ड्रग्स को नहीं यूज कर सकते। अगर आप देखेंगे खुद तो ये FDA अप्रूवल सिंगल इंडिविजुअल ड्रग्स के लिए भी क्लोरफेनिरामीन या फेनिरामीन मैलिएट, ये दोनों के लिए नहीं है, और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फोन भी हम लेस देन 2 years में मना करते हैं, प्रेफरेबली 4 years और सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकी एक्शन क्या है। इनका एक्शन ही नहीं है, स्टडीज ने ये बताया गया है कि इनका और जो ये इफेक्ट करते हैं, इनके जो साइड इफेक्ट्स है दैट इज मच मच मोर देन दी इफेक्ट। तो इन चीजों को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स को भी ये समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि दीज आर हार्मफुल टू द बॉडी। जितने साइड इफेक्ट्स, ब्रेथलेसनेस, ब्रीदिंग डिप्रेशन, सिडेशन, रेस्टलेसनेस, बिहेवियर प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, एंड इन एसोसिएशन कॉम्बिनेशन से ब्लड प्रेशर इश्यूज, ऑल दैट, बिकॉज कार्डियक इफेक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो दीज आर डेथ्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। So this is a very strong no. And government के लिए ये suggestion रहेगा कि not only ban, ये they should disappear from the market, because that is the only way, because हमारी पूरी population is not very educated to understand कि ये क्या है। OTC prescription not allowed and it should not be there, and उनके लिए safe alternatives। Disappear is the word, I think disappear is the word मैम, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली गवर्नमेंट कुछ भी बोले, आप अगर आपको एक दीवा स्वप्न में रहना है तो रह लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी आप समझना पड़ेगा। धरातल पर स्थिति यही है, घर में अगर वो शीशी पड़ी हुई है, उनके लिए तो बैन नहीं है, माँ बाप के लिए बैन नहीं है, वो शीशी पड़ी हुई है, बच्चे को दे दिया एक ढक्कन उठाकर, तो फिर क्या हो जाएगा? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इसलिए डिसअपियर। ने एक्सपीरियंस किया है कि उनकी प्रैक्टिस में, मैं एक भी डॉक्टर को पूछना चाहूंगी कि क्या उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया जब माँ बाप ने गलत यूज किया है। दे आर ऑलवेज एक्सीडेंट्स विच आर वेरी कॉमन, एंड देयरफॉर ये रहना ही नहीं चाहिए कि वो मुद्दा ही है कि आपके पास यूज करने के लिए, बिकॉज मच मोर हार्मफुल देन बेनिफिट। तो कुछ भी, दे आर मोर बेनिफिशियल इन
allergies and no role in common cold. एब्सोल्युटली मैम, आई थिंक अब ये इस पर बात अब बहुत मुखर तरीके से होनी चाहिए। डॉक्टर गर्ग, आपका ठीक मैम। मैं कहूंगी कि जहां से मैं लिंक लूंगी, डॉक्टर जागृति ने एक मुद्दा उठाया था घरेलू नुस्खों का। जब हम एक्चुअली मेडिसिन कर रहे थे तो हमें ये भी बताया गया था कि 1 कप गुनगुने पानी में अगर आप 1 चुटकी भर नमक डालेंगे, वो एक एक्सीलेंट डिकंजेस्टेंट का काम करता है। जैसे हम कहते हैं बच्चों के नाक बंद रहते हैं वगैरह, सो कहीं ना कहीं एंड वो साइंस से बैकड अप भी है। तो हमें इन मेथड्स को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, बहुत वास्ट है। हमारे यहाँ लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी इधर उधर काम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चे परेशान ना हो, सोते रहे करके। तो इस तरह से लोग इसको बच्चों को सुलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे जरूर बैन लगना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि वार्निंग लेबल्स की हमने बात की, मैं ये भी कहूँगी मेरा काफी एक्सपीरियंस टोबैको पे रहा है। हम लिख देते हैं टोबैको इंजरीज टू हेल्थ, बट नोबडी इवन बॉदर्स टू रीड दैट। तो हमें बहुत जरूरी है कि बेटर है कि टू बी अर्ली देन लेट, सो वी शुड रादर टेक। ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया मैम, क्योंकि आपको पहली बार देखने पर सरप्राइज होगा ना। अगर आप रोज देख रहे हैं तो कुछ दिनों में आपको वो सरप्राइज भी नहीं करेगा, आपको वो एक खाना पूर्ति लगेगा, एक ऐसा लगेगा कि जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो इसलिए वार्निंग लेवल से मुझे लगता नहीं कि कुछ काम होगा, बट स्टिल डॉक्टर जागृति, एग्जैक्टली फिर बैन ही सॉल्यूशन मैम? कंप्लीट बैन, डिसअपेयर? Yes, it has to disappear if it has to be effective, and it has to be only available through OTC, and fixed drug combination should go away. Single drug should be made available ताकि डॉक्टर को भी ये चॉइस करना इजी पड़े कि कौन सा ड्रग उनको देना है। हमारे पास बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हमें देना होता है एक ड्रग, पर मार्केट में सिंगल ड्रग अवेलेबल नहीं है, तो ज़बरदस्ती हमको फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन देना पड़ रहा है। सो ये डेफिनेटली ये चीज़ देखनी है कि फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बहुत इरेशनल अपने कंट्रीज़ में फ्लोट आउट होते हैं। और ये बीच में भी आई थिंक 2015 में 144 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस को इरेशनल जाना गया था और उन्हें कैंसिल किया गया था या बैन किया गया था। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को जो है वो बहुत पहले सिरे पे लेके उसे शुरुआत करनी है। एब्सोल्युटली मैम। अब देखिए, कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन इसमें आगे क्या होता है ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे आज के पैनल डिस्कशन के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये कदम अच्छा है, वेलकमिंग स्टेप, बट ये ऊंट के मुंह में जीरा है साहब। इसको आपको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा। कैसे हमारे बच्चों को बचाना है, और बच्चों को छोड़ दीजिए, डॉक्टर साहब तीनों डॉक्टर बता रहे हैं कि ये बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है, तो फिर क्यों इसमें अभी तक ये कोई समझ भी नहीं आ रहा। एनीवेज, देखते हैं कि सरकार आगे किस तरह के कदम उठाती है। हम उम्मीद करेंगे सबकी सुरक्षा की, सबकी हेल्थ की। डॉक्टर जागृति, आप कुछ कहना चाह रही मैम? यस, बड़ों के लिए इसलिए सेफ नहीं क्योंकि बड़े और भी कई ज़्यादा ड्रग्स और कोई वजह से, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के लेते हैं, उनके ड्रग रिएक्शंस जो फिनाइलेफ्रिन के साथ है वो बहुत भयंकर हो सकते हैं। इसलिए इनफैक्ट बड़ों के लिए तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। माय गॉड, अब मुझे नहीं, आप देखिए इतने सारे और देश के इतने चोटी के हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन तीनों का रिकमेंडेशन अगर ये है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को उस पर देर करनी चाहिए। हम ये सरकार के ऊपर छोड़ते हैं और हमने इस पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकाला। डॉक्टर नीलम मोहन, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर जागृति संघवी, थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।